नमस्ते। आज हम सीखने के एक बिल्कुल नए और मज़ेदार तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। नाम थोड़ा साइंटिफिक है, थैलेमिक साइक्लोजाइड रिहर्सल, या शॉर्ट में कहें तो TCR। जी। अब ये नाम सुन के घबराना नहीं है। असल में ये एक ऐसा आइडिया है जो मतलब हमारे स्कूल कॉलेज के तरीकों को शायद पूरी तरह से बदल सकता है। बिल्कुल, ये न्यूरोसाइंस पर आधारित एक फ्रेमवर्क है जो ये समझाने की कोशिश करता है कि हमारा दिमाग असल में कैसे सीखता है, तेजी से, मजबूती से और हमेशा के लिए। और आज की हमारी सारी बातचीत शिवा नारायण के 2 कमाल के लेखों पर आधारित है जो तक्षशिला रिसर्च पेज पे छपे हैं। एक लेख तो सीधे सीधे TCR के बारे में है और दूसरा टैक्सिला न्यूरोसाइंस नाम की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। जी हाँ। और आज हमारा मिशन यही समझना है कि दिमाग का ये नेचुरल लर्निंग कोड क्या है और ये हमारे आज के 45 मिनट वाले क्लासरूम मॉडल से इतना अलग क्यों है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। आखिर ये TCR है क्या? क्या ये रट्टा मारने का कोई नया फैंसी नाम है? हाँ, नहीं, रट्टा मारने से तो ये बिल्कुल उल्टा है। देखिए, TCR का सबसे बुनियादी आइडिया ये है कि सीखना कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। जैसे कि क्लास में लेक्चर सुन लिया और बस हो गया। हाँ, बिल्कुल नहीं। सीखना एक लगातार चलने वाला, एक साइक्लिक या चक्रीय न्यूरल प्रोसेस है। जानकारी हमारे दिमाग के सर्किट में बार बार घूमती है और हर चक्कर में वो और मजबूत होती जाती है। ठीक है, साइक्लिक या चक्रीय प्रोसेस। और इसके नाम में 3 शब्द हैं, थैलेमिक साइक्लोजाइड रिहर्सल। तो जाहिर है थैलेमस का इसमें कोई बड़ा रोल होगा। बिल्कुल, थैलेमस इस पूरे खेल का डायरेक्टर है, कह सकते हैं। ये हमारे दिमाग के ठीक बीच में एक रिले स्टेशन जैसा है। रिले स्टेशन? हाँ, पर ये सिर्फ एक डाकिया नहीं है जो इधर की जानकारी उधर पहुंचाता है। ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है। अच्छा। वो तय करता है कि कौन सी जानकारी सर्किट में घूमेगी, कितनी तेजी से घूमेगी और कहाँ जाएगी। वो इस पूरे लर्निंग लूप का संचालक है। ओके, तो थैलेमस हो गया हमारा ट्रैफिक कंट्रोलर। लेकिन ये जो जानकारी है, ये किस रूप में घूमती है? लेखों में एक और नया शब्द है, जाइड्स। ये क्या चीज़ है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये बस फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स कहने का एक नया तरीका है या इसमें कुछ और गहरा मतलब है? ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है। एक जाइड को आप ज्ञान की सबसे छोटी, सबसे साफ सुथरी इकाई समझ सकते हैं। इकाई जैसे एटम? एकदम। हर जाइड में 2 चीजें होती हैं, एक नाम और उसकी परिभाषा। जैसे नाम, गुरुत्वाकर्षण। परिभाषा, वह बल जिससे चीजें धरती की ओर खिंचती हैं। ये ज्ञान का एक ऐसा छोटा पैकेट है जिसे दिमाग आसानी से पकड़कर अपने सर्किट में घुमा सकता है। समझ गई। तो जाइड्स ज्ञान के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज्ड पैकेट हैं। तो फिर साइक्लोजाइड का मतलब हुआ इन पैकेट्स को दिमाग में घुमाना। एकदम सही पकड़ा। साइक्लोसाइड वही प्रक्रिया है जिसमें ये जाइड्स थैलेमस वाले लूप में, मतलब बिजली की रफ्तार से घूमते हैं। हाँ। और हर चक्कर के साथ दिमाग के जो न्यूरल रास्ते हैं वो मजबूत होते जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी कच्चे रास्ते पर बार बार गाड़ी चलाने से वो रास्ता पक्का हो जाता है। अच्छा। जितनी बार आप उस जानकारी को अपने दिमाग में घुमाते हैं, उतनी ही तेजी से और सटीकता से आप उसे याद कर पाते हैं। यहाँ से बात और दिलचस्प हो रही है। स्रोत बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के 3 खास पड़ाव हैं, लॉनोग्राम, साइक्लोसाइड और जाइडग्राम। ये तीनों मिलकर कैसे एक पूरी तस्वीर बनाते हैं? इसे ऐसे समझिए जैसे आप गिटार का कोई कॉर्ड सीख रहे हैं। ठीक है। पहला पड़ाव है लर्नोग्राम। जब आप पहली बार देखते हैं कि उंगलियां कहाँ रखनी है, वो जानकारी आपकी आंखों के रास्ते दिमाग में जाती है। ये हुआ ज्ञान का पहला संवेदी इनपुट। मतलब पहली बार किसी चीज को देखना या सुनना। हाँ। अब आता है दूसरा पड़ाव, साइक्लोजाइड, जिसकी हमने अभी बात की। अब आप गिटार को साइड में रखकर सिर्फ अपने मन में उस उंगलियों की पोजीशन को बार बार दोहराते हैं। ये एक तरह की मेंटल रिहर्सल है। अच्छा। दिमाग उस जानकारी को अपने अंदरूनी सर्किट में तेजी से घुमा रहा है, उसे पक्का कर रहा है। और आखिर में जाइडोग्राम। मुझे लगता है यहीं पर असली जादू होता है। बिल्कुल। तीसरा और सबसे जरूरी पड़ाव है जाइडोग्राम। ये वो पल है जब आप असल में गिटार उठाते हैं, उंगलियां सही जगह रखते हैं और तारों को बजाते हैं। मतलब एक्शन। एक्शन। यहाँ ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो आपके एक्शन में, आपकी मांसपेशियों में उतर आता है। लिखना, बोलना, कोई सवाल हल करना, चित्र बनाना, ये सब जाइडोग्राम है। जब तक ज्ञान एक्शन में नहीं बदलता, तब तक वो अधूरा है। अरे, ये तो पूरी की पूरी क्लासरूम व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहा है। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि सीखने का जो सबसे जरूरी हिस्सा है, जाइडोग्राम, यानी किसी चीज को करके देखना,
उसे हम हमेशा से क्लास के बाहर घर के लिए छोड़ते आए हैं और वहां मदद के लिए कोई होता भी नहीं। यही इस मॉडल का सबसे बड़ा पॉइंट है। पारंपरिक 40-45 मिनट की क्लास सिर्फ लर्नोग्राम पर रुक जाती है। मतलब आप बस सुनते हैं। आप बस निष्क्रिय होकर सुनते हैं। असली काम यानी रिहर्सल और एक्शन होमवर्क के नाम पर घर भेज दिया जाता है, जहां कोई प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं होती। तो इसका समाधान क्या है? यहीं पे शायद ब्रेन पेज क्लासरूम का आइडिया आता है ना? हाँ, ब्रेन पेज क्लासरूम का लक्ष्य है कि सीखने का पूरा चक्र लर्नोग्राम, साइक्लोजाइड और जाइडग्राम स्कूल की दीवारों के अंदर ही पूरा हो। इसमें शिक्षक की भूमिका बदल जाती है। कैसे? वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर नहीं रहता जो जानकारी देता है, बल्कि एक रिहर्सल गाइड बन जाता है। मतलब टीचर लेक्चर देने के बजाय प्रैक्टिस करवाता है? एग्जैक्टली। वो छात्रों को क्लास के समय में ही एक्टिव रिकॉल यानी सीखी हुई बात को तुरंत याद करने, साइक्लोजाइड दोहराव करने और ब्लॉक सॉल्विंग मतलब समस्याओं को हल करने के लिए गाइड करता है। तो सीखना एक एक्टिव प्रोसेस बन जाता है। हाँ, एक एक्टिव एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस, ना कि पैसिव लिसनिंग। स्रोतों में इसका एक प्रैक्टिकल मॉडल भी दिया है। एक दिन एक किताब। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब आज के करिकुलम में जहां हर दिन 5-6 अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, ये कैसे फिट होगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, 1 डे 1 बुक मॉडल का तर्क ये है कि जब आप एक दिन में एक ही विषय पर पूरा ध्यान लगाते हैं, तो आप दिमाग को उस विषय के सर्किट को मजबूत करने का भरपूर मौका देते हैं। अच्छा। बार बार विषय बदलने से दिमाग पर एक तरह का कॉग्निटिव लोड या कहिए बोझ पड़ता है। हाँ, फोकस टूटता है, जिससे गहरी समझ नहीं बन पाती। ये मॉडल गहराई को चौड़ाई से ज्यादा महत्व देता है। हो सकता है इसे लागू करने के लिए हमें अपने टाइम टेबल के स्ट्रक्चर पर ही फिर से सोचना पड़े। तो हमने टीसीआर के साइकिल को समझ लिया और ये भी कि उसे क्लासरूम में कैसे लागू किया जा सकता है, लेकिन दिमाग में और गहराई में उतरते हैं। इस पूरी साइकिल को चला कौन रहा है? स्रोत कहते हैं कि कहानी सिर्फ थैलेमस तक सीमित नहीं है। यहाँ बेसल गैंग्लिया नाम का एक और बड़ा खिलाड़ी है। हाँ, अगर थैलेमस इस लर्निंग लूप का डायरेक्टर है, तो बेसल गैंग्लिया को आप पूरा का पूरा प्रोडक्शन हाउस या लर्निंग मशीन कह सकते हैं। लर्निंग मशीन। जी। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये 3 अलग-अलग तरह के ज्ञान को एक साथ लाता है और उन्हें इंटीग्रेट करता है। 3 अलग-अलग तरह का ज्ञान। वो कौन-कौन से हैं? पहला है लिम्बिक लूप, जो भावनात्मक ज्ञान को संभालता है। स्रोत साफ कहता है कि बिना इमोशनल कनेक्शन के ज्ञान टिकाऊ नहीं होता। ये तो बिल्कुल सच है। मुझे स्कूल में इतिहास की तारीखें कभी याद नहीं हुई, लेकिन जो कहानियां टीचर ने मजेदार तरीके से सुनाई थीं, वो आज भी याद हैं। बस इमोशनल कनेक्शन का यही मतलब हुआ। तो ये मेरे दिमाग का वो हिस्सा है जो तय करता है कि कोई चीज याद रखने लायक है भी या नहीं। और दूसरा है कॉग्निटिव लूप, जो तर्कसंगत ज्ञान से जुड़ा है। लेख में इसे एक सलाहकार सेवा कहा गया है। जब हम कोई मुश्किल सवाल हल करने की कोशिश करते हैं, गलतियां करते हैं और फिर उन गलतियों से सीखते हैं, तब ये लूप सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अच्छा। यह हमें बताता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। ये एक तरह से ट्रायल एंड एरर का इंजन है। और तीसरा? वो मोटर लूप है। हाँ, मोटर लूप। ये क्रियात्मक ज्ञान का डोमेन है। जब आप कोई काम इतनी बार कर लेते हैं कि वो आपकी आदत बन जाता है, जैसे टाइपिंग या साइकिल चलाना। बिल्कुल। बिना देखे कीबोर्ड पे टाइप करना या साइकिल चलाना, तब ये लूप उस काम को संभाल लेता है। वो काम फिर ऑटोमेटिक हो जाता है। इसीलिए स्रोत एक बहुत गहरी बात कहता है, उपयोगी होने के लिए सभी ज्ञान को मोटर ज्ञान बनना चाहिए। वाह, मतलब जब तक आप किसी ज्ञान को अपने एक्शन में नहीं उतार लेते, अपनी आदत में नहीं ढाल लेते, तब तक वो आधा अधूरा है। जी। इसीलिए शायद हमसे वीडियो देखकर तैरना नहीं सीख सकते, पानी में उतरना ही पड़ता है। बिल्कुल। ज्ञान दिमाग में सिर्फ एक विचार बनकर नहीं रह जाना चाहिए, उसे हमारी क्रियाओं का हिस्सा बनना चाहिए। तो हमने टीसीआर को समझा कि ये सीखने की एक साइकिल है जिसे बेसल गैंग्लिया की मशीन चलाती है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? दूसरा स्रोत कहता है कि हमें थोड़ा और जूम आउट करके देखना होगा, पूरे लर्निंग ब्रेन को एक साथ। हाँ, यहीं से टैक्सिला न्यूरोसाइंस की बात शुरू होती है। हाँ, टैक्सिला न्यूरोसाइंस हमें एक बड़ा नक्शा देता है। ये सीखने को दिमाग के सर्किट में डायनामिक ज्ञान का ट्रांसफर कहता है और इस विज्ञान को एक नया नाम देता है लर्नोग्राफी। ये मॉडल सीखने वाले दिमाग को 4 हिस्सों में बांटता है। 4 हिस्से? ये तो दिलचस्प है। पहला है चैप्टर ब्रेन, जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है।
इसे आप दिमाग का सीईओ समझ सकती हैं, जो तर्क, योजना और परिभाषाओं को संभालता है। ठीक है, सीईओ। दूसरा है लिम्बिक ब्रेन। ये दिमाग का एचआर या मोटिवेशन डिपार्टमेंट है। ये भावनाओं, प्रेरणा और यादों को नियंत्रित करता है। यही तय करता है कि हम सीखना चाहते भी हैं या नहीं। ठीक है, सीईओ और एचआर डिपार्टमेंट। बाकी दो क्या है? तीसरा है कोर ब्रेन, जिसमें ब्रेनस्टेम और सेरेबेलम आते हैं। इसे आप कंपनी का रहस्यमयी R&D डिपार्टमेंट कह सकते हैं। ये अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन और मोटर इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार है। इंट्यूशन? हाँ, स्रोत इसे डार्क नॉलेज का घर कहता है। वो ज्ञान जो हमें बिना सोचे समझे अचानक से आता है, जैसे कोई क्रिएटिव आइडिया। और चौथा, जो सबसे अनोखा लगता है, वो है ज़ाइड ब्रेन। हाँ, ज़ाइड ब्रेन या इंस्यूलर बॉक्स। ये इन सब डिपार्टमेंट्स का सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है। ये सब कुछ एक साथ लाता है। आत्म जागरूकता, सवाल पूछने की क्षमता और सही और गलत का फैसला करने के लिए ये बहुत जरूरी है। लेख में ये भी लिखा है कि आइंस्टाइन के दिमाग का ये हिस्सा असाधारण रूप से विकसित था, जो उनकी अद्भुत कल्पना शक्ति की ओर इशारा करता है। एक मिनट, इसी मॉडल में ब्रेन स्पेस वाली बात भी है, जो तो कमाल की है। मतलब दिमाग में जो खाली जगह है, जिसे अब तक प्लम्बिंग सिस्टम जैसा कुछ समझा जाता था, हाँ, वेंट्रिकल सिस्टम, वो असल में सीखने का एक एक्टिव हिस्सा है। जैसे किसी मैकेनिक को अपना टूल फैलाने के लिए जगह चाहिए होती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। स्रोत यही कहता है कि दिमाग का वेंट्रिकल सिस्टम वो सिर्फ खाली जगह नहीं है, वो एक वर्कशॉप है जहां न्यूरल सर्किट्स को खुद को फैलाने, पुनर्गठित करने और मजबूत होने के लिए जगह मिलती है। कमाल है। ये सीखने को सिर्फ न्यूरॉन्स की फायरिंग तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे एक फिजिकल, एक स्थानिक आयाम भी देता है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। वाकई ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो इन सभी मॉडल्स और सिद्धांतों को मिला के देखें तो इसका निचोड़ क्या है? एक आम इंसान के लिए, एक स्टूडेंट या टीचर के लिए इसका क्या मतलब है? इसका सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि हमें बेहतर पढ़ाने के तरीकों से ज्यादा बेहतर सीखने के माहौल बनाने पर ध्यान देना होगा। और वो माहौल ऐसा होना चाहिए जो दिमाग के काम करने के कुदरती, जैविक तरीकों से मेल खाता हो। ये पूरी बहस को टीचिंग से हटाकर लर्निंग पर ले आता है। यानी मुद्दा जानकारी को दिमाग में ठूंसने का नहीं, बल्कि ऐसे हालात बनाने का है जहां दिमाग अपनी नेचुरल साइकिल को पूरा कर सके। बिल्कुल। मुख्य बात यह है कि दोहराव, क्रियात्मक अभ्यास और भावनात्मक जुड़ाव, ये सब सीखने के माहौल के अंदर ही होने चाहिए, ना कि उसके बाहर। एकदम, पूरी जिम्मेदारी क्लासरूम के भीतर लानी होगी। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, वो पूछते हैं, टीसीआर आधारित सीखने के ये तरीके छात्रों की स्वायत्तता, उनके संज्ञानात्मक विकास और खुद से सीखने की प्रेरणा को कैसे प्रभावित करते हैं? ये गहरा सवाल है, क्योंकि अगर दिमाग खुद ही एक लर्निंग मशीन है, तो शायद हमारा काम सिर्फ उसे सही माहौल देना है, ना कि उसे हर कदम पर निर्देश देना। ठीक यही बात। ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये प्रणाली सिर्फ तेजी से सीखने का एक नुस्खा नहीं है, बल्कि ये दिमाग की अपनी लर्निंग मशीन का इस्तेमाल करके ऐसे स्वतंत्र और प्रेरित शिक्षार्थी बनाने की क्षमता रखती है, जो सिर्फ जवाब नहीं ढूंढते, बल्कि सही सवाल पूछना भी सीखते हैं। हाँ, और शायद एक अच्छी शिक्षा का असली मकसद यही है।